फोकस में लाई है। देखिए आज 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी, लगभग 2.25% देखते ही देखते ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ। इसके अलावा अगर चुनिंदा अगर हम बैंकिंग फाइनेंस काउंटर में देखें तो पीएफसी देखिए आज 1.5% ऊपर है। एम&एम फाइनेंस भी आज लगभग 1.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक आज देखिए लगभग 1.5% ऊपर है। बताएं सोनी, जिन चुनिंदा एनबीएफसीज बैंकिंग सेक्टर में मैंने नाम लिए, वहाँ पर आपको क्या पसंद आ रहा है? जी, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक सर्टेनली स्टैंड आउट कर रहा है बिकॉज 20 ईएमए 10 ईएमए के सपोर्ट को आज क्रॉस किया, सॉरी रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, हर्डल को आज काफी स्मूथली ब्रेक किया है। और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 1720 पे एक अच्छा सपोर्ट है। सो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं टुवर्ड 1760 1770 के रेंज को इमीडिएटली इंट्राडे बेसिस पे भी टेस्ट कर सकता है। पोजिशनली अगर हम देखेंगे तो वो टुवर्ड 1790 1800 के रेंज को टेस्ट करने की जा रहा है। सो मुझे लगता है जब तक वो उस लेवल को क्रॉस करेगा उसके ऊपर आपको एक फर्दर अपसाइड टुवर्ड्स 1850 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजिशनली अगर किसको लेना है तो होल्ड कर सकते हैं 1720 स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है इस वक्त नज़रिया, और एचडीएफसी बैंक जो है वो पसंद आता हुआ फिलहाल सोनी जी को। इन सब के बीच में अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज हम केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस में भी अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और वहाँ से बेहतर संकेत हमें नज़र आते हुए। ख़ास तौर पे देखिए कि नेशनल फर्टिलाइज़र, फैक्ट, ये सभी इस वक्त ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी जो है वो नज़र आती हुई। दीपक फर्टिलाइज़र में देख लीजिए, कुछ पसंद आ रहा है फर्टिलाइज़र स्पेस में आपको? जी, आई थिंक फैक्ट के बारे में आपने पूछा था, तो उसमें एक थोड़ा-सा रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। एक बड़ा सेल ऑफ आया था, आई थिंक लोअर टॉप फॉर्मेशन था, वो कहीं न कहीं अब टेक्सचर चेंज होता हुआ दिख रहा है। बाउंस बैक के बाद भी स्टॉक ये करंट फॉल में भी करेक्ट हुआ था, बट बाउंस बैक भी उतना ही हुआ है। मुझे लगता है ये थोड़ा-सा रिवर्सल है और ये रिवर्सल टेक्सचर कंटिन्यू भी रहने के चांसेस डेली चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। 830 और 840 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक ये स्टॉक में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड पे कंटिन्यू रहेगा। ऑन द हायर साइड आई थिंक 895 900 इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। 900 एंड 910 ये 2 रेजिस्टेंस लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक में रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 900 तक के लेवल्स फैक्ट पर दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक अभी 860 के आसपास कारोबार कर रहा है। इस बीच ओला इलेक्ट्रिक पर फोकस करेंगे। याद रखिए स्टॉक का करीब 3 महीने पहले लिस्ट हुई थी एक्सचेंजेस पर और पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में गिरावट दिखी है। कुछ सर्विस इश्यूज़ के रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। आज 7.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। याद रखें करीब 4% इक्विटी लॉक्ड इन थी, वो लॉक इन एंकर इन्वेस्टर्स का आज खुल चुका है, जिसके चलते भी कुछ सेलिंग प्रेशर स्टॉक पर दिखा है। और इसी के साथ आईपीओ प्राइस की बात करें तो 72 से 76 की प्राइस बैंड थी आईपीओ की, और स्टॉक अब उस लेवल से भी नीचे फिसलता हुआ। तो भारी गिरावट स्टॉक पर 3 महीने का ही केवल चार्ट होगा। लेकिन अमोल, क्या राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? जी, आई थिंक ये स्टॉक के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्षमा चाहता हूँ। ठीक, इलेक्ट्रिक पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ बलरामपुर चीनी, इस स्टॉक पर भी फोकस करेंगे। शुगर सेक्टर को रिलेटेड एक न्यूज़ आई है एजेंसीज के द्वारा, जहां पर फूड मिनिस्ट्री शुगर पे जो मिनिमम रिटेल सेलिंग प्राइस है वो बढ़ा सकती है, जिसके चलते बलरामपुर चीनी में भी दिन के निचले स्तर से रिकवरी दिखी है। अमोल, क्या राय होगी बलरामपुर चीनी पर? जी, ज़रूर। आई थिंक एक स्टॉक रेंज बाउंड टेक्सचर में है। अगर हम देखते हैं तो एक ऊपरी लेवल पे स्टॉक कंसिस्टेंटली 660 के आसपास एक रेजिस्टेंस ले रहा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखते हैं तो 580 और 600 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जहाँ पे स्टॉक कंसिस्टेंटली सपोर्ट भी ले रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज में ये तब तक आई थिंक वही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। बिलो 580 अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो थोड़ा-सा वार्निंग सिग्नल्स और बढ़ जाएँगे। अदरवाइज़ आई थिंक ये स्टॉक कहीं न कहीं वापस 660 के आसपास जाने का पूरा कोशिश करेगा। ब्रेकआउट अगर आता है 660 के बाद तो स्टॉक में बुलिश साइड का मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस अब फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख गया है। बिल्कुल, तो ये राय बलरामपुर चीनी पर। कई सारे और शुगर स्टॉक्स में भी दिन के निचले स्तर से रिकवरी दिखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके फट और चलिए अब बढ़ते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी नमस्कार, बताइए आज ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? जी नमस्कार। तो देखिए जिस तरीके से अभी मार्केट में लोअर एंड पे आप देख रहे हैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स पैक
इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंस है, तो सेलेक्टिवली यहाँ पे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन के लिए। उन्हीं में से एक ऐसा नाम बजाज फिनसर्व का स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीटेस्ट किया है, वहीं पे ये अभी बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा था और अब इंडिकेशन है कि यहाँ से एक रीबाउंड की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसको आप थ्रू कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके जा सकते हैं। जो 1740 वाली कॉल करीब 39 के पास ट्रेड कर रही है, उसको लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 28 के स्टॉप लॉस के साथ 64 तक के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया करेंगे अजीत जी इस ऑप्शन की रणनीति के लिए। बजाज फिनसर्व 1740 की कॉल 39 के प्रीमियम पर आपको मिलेगी, यहाँ पर आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। लक्ष्य 64 का, स्टॉप लॉस 28 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 12,500 तक का, नुकसान 5,500 तक का हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। 90% लोग पैसे गंवाते हैं, लेकिन 10% लोग पैसे बनाते भी हैं। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह इसमें बहुत आवश्यक हो जाती है, तो इस डिस्क्लोजर का खास तौर पर ध्यान दें। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और यह है कमाई का वीआईपी सेगमेंट। और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए आज आपकी रणनीति क्या होगी वीआईपी पिक के तौर पे? गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का पिक रहेगा वीआईपी कैटेगरी में आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹280 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। ये स्टॉक को चूज करने का कारण ये रहा है कि इसके जो Q2 के नतीजे थे, काफी बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू 36% बढ़ा था और पैट जो है 43% बढ़कर 1000 करोड़ के आसपास का पैट दर्ज किया था। अगर हम इसके अलग अलग बिजनेसेस की बात करें तो जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है और जो एनबीएफसी है लेंडिंग बिजनेस है, दोनों ही बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ हमने देखी थी। तकरीबन 25% प्लस की जो ग्रोथ है ओवरऑल लेंडिंग एजीएम में देखी थी, और आगे जाकर के 2 से 3 साल में मैनेजमेंट का एक एस्पिरेशन है कि ये जो बिजनेस है लेंडिंग बिजनेस, इसमें 25% से ग्रोथ आती रहेगी। एट द सेम टाइम अगर हम एएमसी बिजनेस की बात करें तो एएमसी बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ हमने Q2 में आती देखी थी, जहां हमने देखा कि कंपनी का जो एयूएम है तकरीबन 23% ईयर ओवर ईयर बढ़ा था। एट द सेम टाइम इंश्योरेंस बिजनेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है, और जो वीएनबी मार्जिन है 17 से 18% कंपनी टारगेट कर रही है। अगर हम सम ऑफ द पार्ट्स करते हैं सभी बिजनेसेस का वैल्यूएशन का, तो इसकी जो फेयर वैल्यू निकल कर आती है ₹280 की आती है विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। तो इसे डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। सनी आपका तो 1 साल का नजरिया, 280 का लक्ष्य, आदित्य बिरला कैपिटल, खरीदारी की राय सनी जी की तरफ से आती हुई, और इन सब के बीच में बाजार से बेहतर संकेत नजर आते हुए बाजार आज दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ। निफ्टी में देखिए निचले स्तरों से लगभग 250 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आ रही है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 750 अंकों की मजबूती यहां पर बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। निफ्टी के 50 में से 35 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 12 में से 10 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त बाजार से बेहतर संकेत, और इन सब के बीच में निगाहें जो है वो अमेरिकी चुनाव पर भी हैं। जी हाँ, अमेरिकी चुनाव में ट्रंप जीतेंगे या कमला हैरिस, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इन दोनों में किनकी जीत से भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा, ये जरा जान लेते हैं। मेरे सहयोगी वरुण दुबे से। वरुण, जरा बताएं क्या कहती है आपकी पूरी फाइंडिंग? तो देखिए, यूएस के इलेक्शंस का इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली हर इकोनॉमी पे पड़ने वाला है, और इंडिया पे तो खासकर पड़ेगा, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है वो यूएस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब ब्रोकरेज हाउसेस की माने तो ये मान रहे हैं कि अगर कमला हैरिस जीत के आती है तो ये भारत के लिए न्यूट्रल होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आते हैं तो भारत के लिए ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है। अब देखिए, खासकर जिन सेक्टर्स पे आपको नज़र रखनी है जहाँ पे असर पड़ सकता है, उसमें आईटी और फार्मा सेक्टर है, साथ ही साथ केमिकल, ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आप नज़र रखेगा, यहाँ पे बड़ा असर हो सकता है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत के आए तो क्या बदलाव हो सकते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे बदलाव हो सकते हैं, इसके अलावा H1B वीज़ास वहाँ पे बदलाव हो सकते हैं। वहीं फेड, एनर्जी और जो जियोपॉलिटिकल रुख है यूएस का, उसमें आपको खासकर बदलाव जो है वो देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये आते हैं तो कहाँ पे बदलाव नहीं होंगे, ये भी जानना ज़रूरी है। तो कहाँ बदलाव नहीं होंगे?
चाइना विरोधी रुख जो है उसमें बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से चाइना विरोधी जो है वो रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, इस पे इन्होंने ज़्यादा चर्चा की नहीं है। डिफेंस क्षेत्र, इस पे इन्होंने ज़्यादा चर्चा की नहीं है। तो लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे आपको कोई बड़े बदलाव देखने नहीं मिलेंगे। वहीं कमला हैरिस अगर आती है जीत के, तो कौन से सेक्टर्स है जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इस पे अगर हम ध्यान दें तो आईटी सेक्टर यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वैसे तो बोल रही है कि कॉर्पोरेट टैक्स वो बढ़ाएंगी, लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी वो सपोर्ट करेंगी। तो इसके लिए मान रहे हैं कि शायद आईटी एज अ होल को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेदर, कपड़ा, यहाँ फ़ायदा हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ये इनके एजेंडा पे है, तो अगर वो आती है तो इस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। तेल एंड गैस, ऑयल एंड गैस के लिए न्यूट्रल हो सकता है। वही फार्मा सेक्टर के लिए अगर आप देखेंगे तो मिक्स हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस कम करना चाहती है, तो उसका असर आपको ऑल ओवर फार्मा सेक्टर पे देखने मिलेगा। तो ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनमें इनके आने या नहीं आने का इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है। लेकिन हाँ, खासकर आईटी, ऑटो, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो यहीं देखने मिलेगा। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो जो सेक्टर जो है वो इन दोनों पर्सनालिटीज़ के जीत और हार के हिसाब से इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनके नज़रिए से इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो वरुण ने आपके सामने रखे। चलिए बढ़ते हैं आगे। टाटा स्टील के नतीजे कल आने वाले हैं और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, आशीषा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। आशीषा बताइए, टाटा स्टील के नतीजों पर नजर रहेगी, किस तरह के नतीजों को लेकर अनुमान जताए जा रहे हैं? दिग्गज कंपनी है इसलिए नतीजों पर खास नजर भी है। बिल्कुल, स्टील की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील के नतीजे कल आएंगे, लेकिन स्टील के प्राइसेस सिक्वेंशियल और सालाना आधार पर घटे हैं, तो रियलाइजेशंस पर इस तिमाही में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। याद रखें, वॉल्यूम्स जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, और कोकिंग कोल प्राइसेस भी घटे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पर, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट होगा, बट लार्जली कमज़ोर नतीजे एक्सपेक्टेड है। स्टील प्राइसेस घटे, उसका इम्पैक्ट रियलाइजेशंस और एबिटा पर टन पर इस तिमाही में दिखेगा। रेवेन्यू की बात करें तो 53,000 के आसपास रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर करीब 3% की कटौती, और मार्जिन्स 9.4% पे मार्जिन्स एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। इसी के साथ वॉल्यूम्स जो कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिए हैं, इंडिया वॉल्यूम्स में करीब 3% की बढ़त दिखी है। वहीं यूरोपियन रीजन के वॉल्यूम्स की बात करें तो वहां पर भी 3% की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर दिखी है। याद रखें, कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू यूरोपियन रीजन से आता है, तो यूरोपियन बिजनेस पर सबकी नज़र रहेगी, जहां पर इस तिमाही में कंपनी लॉस रिपोर्ट कर सकती है, ऐसी उम्मीद जगाई जा रही है। एबिटा